चलिए अब हम बात करते हैं निर्धनता एवं बेरोजगारी की। ठीक है, तो पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इसको बोला जाता है और ये इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत आपको जो है टॉपिक देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात अगर बात करें तो जो निर्धनता है वो दो प्रकार की होती है, एक तो शहरी निर्धनता और एक ग्रामीण निर्धनता, यानी कि दोनों ही चीज़ मिलाकर देखें तो निर्धनता एवं बेरोजगारी स्वतंत्र भारत के प्रमुख जो है स्वतंत्र भारत के सामने एक सर्वाधिक सबसे कठिन चुनौती के रूप में देखने को मिलती है। और भारत तथा विश्व में निर्धनता की प्रवृत्तियों को निर्धनता रेखा की जो अवधारणा है उसके माध्यम से समझा जाता है, जो दो प्रकार से हमने देखे, शहरी और ग्रामीण। ठीक है, और यहाँ अगर बात करें तो देखिए हमको जो है कुछ परिभाषाएं भी देखने को मिलती है। मतलब निर्धनता की अगर बात करें तो निर्धनता वह स्थिति होती है जिसमें एक व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन है, वस्त्र है, आवास है, उसकी पूर्ति करने में असमर्थ होता है, तो इसको बोला जाता है निर्धनता। और इसकी अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा परिभाषा भी दी गई है। जैसे आप देख सकते हैं, देखिए प्रोफेसर अमर्त्य सेन की अगर बात करें तो इन्होंने गरीब क्षमताओं का अभाव यहाँ पे बोला है। ठीक है, इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी की अगर बात करें तो इसके द्वारा जो है गरीबी जो है बहुआयामी होती है, यानी कि बहुत सारे इसके डायमेंशन हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम की अगर बात करें तो गरीबी जो है आधारभूत आवश्यकताओं में प्राप्ति की अक्षमता को बोला जाता है। नीति आयोग की बात करें, नीति आयोग ने क्या बोला है, जीवित रहने के लिए, यानी कि नीति आयोग ने जो है जीवित रहने, स्वस्थ रहने एवं दक्षता के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ण करने का अभाव ही क्या माना जाता है, गरीबी माना जाता है। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा गरीबी जो है, गरीबी के प्रकार हो सकते हैं, निर्धनता के प्रकार होते हैं। तो निरपेक्ष गरीबी कहलाती है और एक सापेक्ष गरीबी। तो निरपेक्ष की अगर बात करें तो निरपेक्ष गरीबी वह स्थिति होती है जिसमें मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताएं जैसे कि भोजन है, पेयजल है, स्वच्छता है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इसका अभाव होता है, उसको बोला जाता है निरपेक्ष गरीबी। और भारत में निरपेक्ष गरीबी का अनुमान लगाने के लिए गरीबी रेखा का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा सापेक्ष गरीबी की बात करें तो सापेक्ष गरीबी वह गरीबी होती है जो मतलब इसके अंतर्गत जो है विभिन्न आय वर्गों के बीच विषमता को स्पष्ट किया जाता है। समाज के औसत व्यक्ति के जीवन स्तर की तुलना में किसी व्यक्ति के उपभोग, आय व संपत्ति का अभाव सापेक्षिक गरीबी होता है। और सामान्यतः इसके अंतर्गत व्यक्तियों की आय, जीवन स्तर की तुलना यहाँ पर देखने को मिलती है। निर्धनता की जो श्रेणियां हैं उसकी बात करें तो वो अलग अलग प्रकार की होती है। देखिए, एक चिरकालिक निर्धन होते हैं, एक अल्पकालिक निर्धन होते हैं और कभी निर्धन नहीं होते हैं। तो चिरकालिक निर्धन की बात करते हैं तो ऐसे व्यक्ति जिनका परिवार पीढ़ियों से निर्धनता में जीवन व्यतीत कर रहा है एवं अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी सक्षम नहीं होते, जैसे कि अनियमित मजदूर है, भूमि रहित श्रमिक, ये हमको देखने को मिलते हैं। अल्पकालिक निर्धन में ऐसे व्यक्ति जो काम ना मिलने पर गरीबी रेखा के नीचे पहुंच जाते हैं तथा काम मिलने पर गरीबी रेखा के ऊपर आ जाते हैं, तो उन्हें अल्पकालिक निर्धन माना जाता है। कभी निर्धन नहीं, तो ऐसे व्यक्ति के पास जो है आय के निश्चित स्रोत उपलब्ध होते हैं, ये कभी निर्धन नहीं होते, तो इनको यहाँ इस कैटेगरी में रखा जाता है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे जो है निर्धनता का दुष्चक्र देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत लॉरेंज वक्र विधि और गिनी गुणांक ये जो है असमानता को मापने का काम करते हैं दोनों ही। तो निर्धनता के दुष्चक्र का जो सिद्धांत है किसने दिया था, प्रोफेसर रेगनर ने दिया था। ठीक है, प्रोफेसर रेगनर नक्शे ने दिया था। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनके अनुसार कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है। ठीक है, ये इनके द्वारा दिए गए थे। इसका मतलब क्या है कि निर्धनता एक दुष्चक्र है जो व्यक्ति को निर्धनता की परिधि से बाहर नहीं आने देता। जैसे मान लीजिए किसी गांव में एक कोई व्यक्ति रहता है जो अत्यंत गरीब है। जब फसल बोने का समय आता है तो वह अच्छे किस्म के बीज उपयोग में नहीं ला पाता, सिंचाई के साधन उसके पास उपलब्ध नहीं होते, अच्छे उर्वरक कीटनाशक का उपयोग करने में वह असमर्थ होता है, अत्याधुनिक उपकरणों का प्रयोग करने से वो वंचित रह जाता है और इसका यह परिणाम होगा कि वह अपनी फसल का उत्पादन अच्छा प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसके कारण वो उसकी जो गरीबी है उसकी जो गरीबी है खत्म नहीं होगी। यह दुष्चक्र निरंतर चलते रहता है, यानी गोल 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 वो घूमते रहता है। तो इसके द्वारा जो है रेगनर के द्वारा क्या कहा गया कि कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है, तो इनके द्वारा ये चीज़ कही गई है। इसमें हम देखें मुख्य रूप से अगर देखें तो हमको ये बेरोजगारी देखने को मिलती है। बेरोजगारी के बाद जो है निम्न आय देखने को मिलती है। निम्न आय से क्या होगा, स्वास्थ्य और शिक्षा पर स्तर जो है निम्न होगा, निम्न जीवन स्तर होगा, निम्न उत्पादकता होगी, इसके अलावा निम्न आर्थिक विकास होगा। तो ये सभी जो चक्र है वो आपस में घूमते रहते हैं। लॉरेंज वक्र की बात करते हैं। लॉरेंज वक्र जो है सन 1905 में मैक्स और लॉरेंज के द्वारा विकसित किया गया था। लॉरेंज वक्र जो है किसी देश के बीच जो है आय की विषमता को दर्शाता है। मतलब ये विषमता रेखा है। अगर समता रेखा की बात करें तो ये अगर आय और जो व्यय है, मतलब कुल आय और प्राप्तकर्ता उनकी जो निरपेक्ष क्षमता को दर्शाता है, परंतु अगर नीचे रेखा पहुंची तो ये आय की विषमता को दर्शाता है।
इस वक्र को प्रत्येक बिंदु उन व्यक्ति को प्रदर्शित करता है जो एक निश्चित आय के प्रतिशत के नीचे होते हैं। यदि आप समाज के 10% लोगों के पास कुल आय का 10% और 20% लोगों के पास 20% हो एवं इसी अनुपात में आगे बढ़े तो इसे प्रदर्शित करने वाली रेखा 45 डिग्री होती है और इसे पूर्ण समता रेखा या निरपेक्ष समता रेखा भी कहा जाता है। दूसरा होता है गिनी गुणांक। गिनी गुणांक की अगर बात करें तो यह भी आय के वितरण की विषमता की माप की प्रचलित विधि है और यह लॉरेंज वक्र पूर्ण समता रेखा के बीच का क्षेत्रफल तथा पूर्ण समता रेखा के नीचे के कुल क्षेत्रफल के बीच का अनुपात होता है। यानी कि 0 हो तो प्रत्येक व्यक्ति की एक ही आय है और 1 हो तो एक ही व्यक्ति को जो है पूरी आय गिनी गुणांक का अधिकतम मूल्य माना जाता है। इसके अलावा जो है निर्धनता को मापने के संबंध में जो है कुछ समितियों को यहाँ पे गठन किया गया था। तो कौन कौन सी समिति देख सकते हैं, देखिए सबसे पहली बात तो कर लेते हैं भारत में निर्धनता निर्धारण हेतु राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, जिसको हम NSSO बोलते हैं। NSSO मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इसके द्वारा जो है मुख्य संस्था के रूप में ये कार्य करती है। नीलकांत दांडेकर और BM का जोरात है उसके फॉर्मूले की अगर बात करें तो भारत में जो है स्वतंत्रता के बाद पहली बार सन 1971 में जो है वैज्ञानिक तरीके से निर्धनता रेखा का निर्धारण किया गया है। इसके अनुसार उस व्यक्ति को निर्धनता की श्रेणी में रखा जाएगा जो प्रतिदिन औसतन 2250 कैलोरी भोजन प्राप्त करने में असमर्थ होता है, तो इसको निर्धनता की श्रेणी में रखा जाएगा। पहली समिति की बात करें डॉक्टर बाय के अलग समिति जो कि निर्धनता से संबंधित थी। भारत में बनी इस समिति ने पहली बार जो है ग्रामीण और शहरी दोनों को यहाँ पे अलग अलग कैटेगराइज किया। तो देखिए इसके अनुसार अगर बात करें तो शहरी क्षेत्र में 2100 से कम कैलोरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में 2200 से कम कैलोरी अगर प्राप्त होती है तो इनको क्या बोला जाएगा, निर्धनता की श्रेणी में रखा जाएगा। लकड़वाला समिति ये भी गरीबी से संबंधित थी। तो योजना आयोग द्वारा सन 1989 में इसका गठन किया गया। 1993 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और टोटल 18 राज्यों के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के जो अलग अलग निर्धनता रेखा का यहाँ पर निर्धारण किया गया। सुरेश तेंदुलकर समिति की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो है 2004 में गठन किया गया, 2009 में रिपोर्ट प्रस्तुत की। और ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में 27 रुपये प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्रों में जो है 33 रुपये प्रतिदिन यहाँ पे खर्च माना गया। अगर इतना नहीं होता है तो वो गरीब। और मासिक की अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में आपको मासिक रूप से 816 देखने को मिलता है, ठीक है, और शहरी क्षेत्र में आपको 1000 रुपये देखने को मिलता है। तो अगर इससे कम है तो वो निर्धनता रेखा के नीचे आएगा, मतलब गरीबी रेखा में शामिल कर लिया जाएगा। श्री रंगराजन समिति की बात करें तो सन 2012 में गठित की गई, 2014 में रिपोर्ट प्रस्तुत की और ग्रामीण लेवल पर इसके द्वारा भी कुछ माप प्रस्तुत किए गए। मतलब संपूर्ण देश में ग्रामीण स्तर पर 972 रुपये प्रति माह तथा शहरी स्तर पर 1407 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को जो है गरीबी रेखा के आधार के रूप में माना जाता है। इसके अलावा अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स भी गठित की गई सन 2015 में, जिसके अंतर्गत हम देखें तो यहाँ देखिए जो है इसका कार्य जो होगा निर्धनता के आकलन हेतु विधि तैयार करना था। और इस टास्क फोर्स को एलिमिनेटिंग पॉवर्टी यानी कि गरीबी हटाओ इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। क्रिएटिंग जॉब एंड स्ट्रेंथ सोशल प्रोग्राम नाम से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तो ये जो है हमने देखें गरीबी से संबंधित कुछ समितियां। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमको देखने मिलता है गरीबी के जो स्तर है उसकी अगर बात करें तो देखिए भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2011-12 के लिए गरीबी का जो स्तर है 21.9 पाया गया। और निर्धनता अनुपात आप देख सकते हैं वर्ष के अनुसार दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कितना, शहरी क्षेत्रों में, टोटल भारत की बात कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखें 1993 से 94 में ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीबी का अनुपात है, निर्धनता का जो अनुपात है 50.1 रहा, शहरी क्षेत्र में 30.8 रहा और टोटल भारत की बात करें 45.3। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं 2011 तक। निर्धनता के कुछ कारण हो सकते हैं, तो जैसे आप देख सकते हैं तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या भी निर्धनता का कारण हो सकती है। देश की कुल राष्ट्रीय आय जनसंख्या की तुलना में कम होना, पंचवर्षीय योजनाओं का अपेक्षित लाभ न मिल पाना, चिरकालिक बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार देखने को मिलता है, पूंजी स्टॉक तथा पूंजी निर्माण में कमी, उद्यमियों की कमी, सामाजिक रूढ़ियाँ। उद्यमियों की कमी होगी तो उद्योग नहीं मिलेंगे तो रोजगार नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी और उसके कारण निर्धनता उत्पन्न होती है। सामाजिक रूढ़ियाँ, अधोसंरचना की कमी और आय का असमान वितरण, ये सभी जो कारण है निर्धनता के माने जाते हैं। अब निर्धनता के बारे में हमने देख लिया, अब बात कर लेते हैं बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या है? जब व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर मान लीजिए 250 रुपये प्रतिदिन, इस पर मजदूरी मतलब ये मजदूरी दर है और इस पर काम करने के लिए वो इच्छुक है और तैयार भी रहता है, परंतु उसे कोई काम नहीं मिल पाता, तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं? इस स्थिति को बेरोजगारी बोला जाता है। बेरोजगारी सामान्य रूप से
अगर देखें तो यहाँ देखिए किन को रोजगार नहीं मिलेगा तो बेरोजगार माने जाएंगे। सामान्यतः 15 से 49 वर्ष तक के जो आयु वर्ग के लोग हैं वो आर्थिक रूप से क्रियाशील माने जाते हैं या कार्यशील माने जाते हैं। अगर इनमें से किसी को रोजगार नहीं मिल पाता यानी कि वो क्या है, बेरोजगार है। बेरोजगारी के प्रकार के अंतर्गत शहरी प्रकार की बेरोजगारी आती है जिसमें औद्योगिक बेरोजगारी, सीमित बेरोजगारी आती है, और दूसरी जो आती है ग्रामीण बेरोजगारी जिसके अंतर्गत अदृश्य और मौसमी बेरोजगारी आती है। इनको सब विस्तार से हम बाद में देखने वाले हैं। कुछ अन्य प्रकार भी होते हैं जैसे कि खुली या अनैच्छिक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, अल्प रोजगार, घर्षणात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल होती है। और यहाँ जो है गरीबी यानी भारत में निर्धनता एवं बेरोजगारी से संबंधित सरकारी योजनाएं भी देखने को मिलती है बहुत सारी, जैसे मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1977-78 में आया था, काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 में, अंत्योदय योजना भी आप देख सकते हैं, ट्राइसेम है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, ड्वाकरा है, और इसके अलावा देखें जवाहर रोजगार योजना है, नेहरू रोजगार योजना, 10 लाख कुआं योजना, इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, रोजगार आश्वासन योजना, और अभी तक की अगर बात करें बहुत सारे जो कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री युवा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में लॉन्च की गई, प्रधानमंत्री युवा योजना भी 2016-17 में लॉन्च की गई। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं बेरोजगारी के संबंध में। तो हमने कंप्लीट ओवरव्यू जाना। अब हम बात कर लेते हैं इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उनके बारे में। तो अभ्यास प्रश्न जो है विगत वर्षों में पूछे गए IAS PCS के जो एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ हम मॉडल क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं इनके संबंध में। पहला क्वेश्चन देखिए, UNDP के जो समर्थन है, UNDP के समर्थन से ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास नेतृत्व के द्वारा विकसित बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए यहाँ आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन दिए, सही उत्तर का चुनाव करना। तो देखिए पारिवारिक स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति और सेवाओं से वंचन, ये सही है। राष्ट्रीय स्तर पर क्रय शक्ति क्षमता, ये गलत है। राष्ट्रीय स्तर पर बजट घाटे की मात्रा और GDP की विकास दर, ये भी गलत है, यानी कि ओनली एक यहाँ पे सही है। तो जो UNDP है, UNDP यानी कि नेशनल यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की अगर बात करें, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसके समर्थन से ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास नेतृत्व के द्वारा जो है विकसित बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में पारिवारिक स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति तथा सेवाओं से वंचित किए जाने को शामिल किया गया है। इसके अलावा हाल ही में भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण के माध्यम से निर्धनता उन्मूलन के लिए महिला आत्म सहायता समूह को एक निम्न ब्याज दर पर ऋण देने का प्रस्ताव स्वीकार किया। वह ब्याज दर क्या है? तो इस ब्याज दर की अगर बात करें तो 7.00 यानी कि 7.00 यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ए नंबर का हमारा राइट आंसर है। और ये जो है 5 मई 2013 को केंद्र सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह को जो है 7% की ब्याज दर पर बैंक ऋण उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की है। इनमें से जो है किसने जो है गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को प्रस्तुत किया? तो यहाँ आप देखिए तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस के द्वारा जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप का विचार सर्वप्रथम बांग्लादेश के ये जो है यहाँ पर प्रस्तुत किया। और ये कहाँ के है? ये बांग्लादेश के है। बांग्लादेश के इनको नोबेल पुरस्कार भी मिलेगा, नोबेल शांति के क्षेत्र में मिल चुका है। और इन्होंने जो है वर्ष 1976 में ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य बांग्लादेश में गरीबी कम करने, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने, ये सारी चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया? तो ये हमारा देश भारत के द्वारा ये सर्वप्रथम अपनाया गया सन 1950 में। भारत के द्वारा राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू किया गया था। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संरक्षण का हाल में जो है अपनाया गया तरीका नहीं है? तो यहाँ देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है, ठीक है। इसके अलावा हम देखें तो यहाँ पे आम आदमी बीमा योजना भी है। असंगठित श्रमिकों का सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 भी इसमें शामिल है सामाजिक संरक्षण में, परंतु कौन सा नहीं है? तो निपुणता विकास कार्यक्रम यहाँ पे नहीं है। तो ये यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके अलावा किसी दिए गए वर्ष में भारत के कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखा अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर है, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं कीमत स्तर अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बी नंबर का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसको गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं समझा जाता?
तो गरीबी का सामाजिक सूचक किसे नहीं समझा जाता? परिवहन के साधनों की कम संख्या, इसको गरीबी का सूचक नहीं समझा जाता, बल्कि निरक्षरता को समझा जाता है। स्वास्थ्य देखभाल तक जो है पहुंच की कमी, रोजगार के अवसर, इन तीनों को गरीबी का सूचक माना जाता, परंतु परिवहन के साधन की कम संख्या यहाँ पे इसके अंतर्गत शामिल नहीं होती। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, और यहाँ देखिए सही जो है कौन कौन से इसके अंतर्गत शामिल है। तो आप देखिए यहाँ पे मुख्य उद्देश्य इसका जो होता है सब्सिडाइज कीमतों पर आवश्यक वस्तु प्रदान करना, सही है। यह कीमत जो होता है सहायक कार्यक्रम की तरह प्रारंभ किया गया था, तो ये भी सही है। इसके अलावा खाद्य सब्सिडी राज्य सरकारों द्वारा दी जाती है, तो ये आपको गलत देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 1 और 2 बस सही है, तो बी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। सन 1960 की बात कर लेते हैं। सन 1960 में सामाजिक वितरण प्रणाली पीडीएस, जिसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसको प्रारंभ किया गया था, और इसका मुख्य उद्देश्य सब्सिडाइज कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करना था, और यह कार्यक्रम कीमत सहायक कार्यक्रम की तरह जो है प्रारंभ किया गया था। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जिसे डीआरडीए बोला जाता है, भारत में ग्रामीण निर्धनता को कम करने में कैसे मदद करते हैं? तो यहाँ पर सही कथन का चुनाव करना है। ठीक है, सही कथन का चुनाव करना। देखिए आप यहाँ पे डीआरडीए देश के कुछ विनिर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में पंचायत राज संस्थाओं के रूप में कार्य करते हैं, ये गलत है। डीआरडी विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं के रूप में कार्य करते हैं, ये भी गलत है। ठीक है, इसके अलावा डीआरडी निर्धनता रोधी कार्यक्रम में प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अंतर क्षेत्रीय यानी कि इंटर सेक्टरल तथा अंतर विभागीय समन्वय और सहयोग सुरक्षित करते हैं, ये सही है। डीआरडीए जो है निर्धनता रोधी कार्यक्रमों के लिए मिले कोष पर निगरानी रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उनका प्रभावी उपयोग हो, तो ये भी सही है। यानी कि 3 और 4 बस सही है, 1 और 2 गलत है। 3 और 4 सही है, यानी कि आप देख सकते हैं बी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन राज्यों में निवास करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए कौन कौन से राज्य हैं। देखिए बिहार में निवास करते हैं, उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी, उड़ीसा में। तो ए नंबर का हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। योजना आयोग ने जो है 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल का जो है निम्नलिखित प्रतिशत प्राकलित किया गया, अनुमानित किया गया। तो अनुमान एस्टिमेट लगाया गया, तो जो 55% यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। डॉक्टर सी रंगराजन जो है विशेषज्ञ समूह द्वारा अपनाई गई विधि के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या के संबंध में निर्धनता का अनुपात सही नहीं रहा? तो देखिए किस राज्य में रहा? छत्तीसगढ़, और ये 37.9% यहाँ पे देख सकते हैं। योजना की जो वर्ष है 1999-2000 के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अधिकतम प्रतिशत यहाँ पे देखें तो ये जो है अधिकतम प्रतिशत कहाँ देखने को मिलता है? उड़ीसा में। ठीक है, और यहाँ जो है 47.1% यहाँ पे किसका प्रतिशत देखने को मिलता है? जो निर्धनता का अनुपात है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर देखिए कथन दिया और कारण दिया है। तो कथन और कारण की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है बिहार भारत का एक पिछड़ा राज्य है, तो ये सही है। और कारण अगर बात करें तो ये है जो है विकास के स्तर में क्षेत्रीय भिन्नता मिलती है। तो देखिए जो ए सही है और आर दोनों ही सही है, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की जो है सही व्याख्या नहीं है। मतलब दोनों ऑप्शन तो सही है, परंतु जो कारण है इसकी सही व्याख्या नहीं है। तो इस हिसाब से देखें तो बी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। विश्व विकास रिपोर्ट 2005 के अनुसार जो $2 प्रतिदिन से उससे कम अर्जित करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पे 80% इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। भारतवर्ष में कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं? तो 29.5% गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और यहाँ देखिए कथन जो है भारत में अमीर व गरीब दोनों ही कुपोषित है, सही है। इसके अलावा आर की अगर बात करें कथन की तो अमीर जो है गलत भोजन खाते हैं और गरीब रूखा सूखा भोजन खाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या है, तो ये बिल्कुल सही है यहाँ पे। इसके अलावा हम देखें यहाँ पे तो भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल यानी जो बिलो पॉवर्टी लाइन है परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? तो यहाँ पे हासिम समिति इसके अंतर्गत यहाँ पे शामिल है। ठीक है, मतलब ये गठित की गई थी। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का निम्न में से कौन सा अनुपात आकलित किया? तो ये 37.2% इसका जो है आकलित किया गया। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। तो देखिए अवधारणा जो है किससे संबंधित है? यहाँ देखिए नक्शे
नक्शे से संबंधित है और इनका पूरा नाम था रेगनर। ठीक है, रेगनर नक्शे ने वर्ष 1953 में एक जो प्रकाशित अपनी पुस्तक है प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज, इसमें निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी रेगनर ने। यानी कि जो कोई व्यक्ति अगर गरीब है तो वो गरीब इसलिए क्योंकि वो गरीब है, ऐसा इनके द्वारा कहा गया था। भारत में निर्धनता के स्तर का जो आकलन है किया जाता है, कैसे किया जाता है? इसका आकलन किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। सी नंबर का राइट आंसर है। गरीबी रेखा निकालने के लिए कौन सा तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता? तो देखिए, गरीबी रेखा के लिए प्रति व्यक्ति औसत आय लाया जाता है, भोजन में कैलोरी लाया जाता है, HCR ये भी लाया जाता है, परंतु साक्षरता यहाँ पे नहीं लाई जा सकती। ठीक है, 90 के दशक के जो सरकारी आंकड़े उनके अनुसार सामाजिक धार्मिक समूह के जो निम्नलिखित समुदाय उसमें से किस एक में गरीबी का जो प्रभाव है क्षेत्र सबसे अधिक यहाँ पे देखने को मिला? तो इसके अंतर्गत हमको देखिए बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जनजातीय जन, ये जो है गरीबी रेखा मतलब ये समुदाय जो है गरीबी रेखा का प्रभाव से सबसे अधिक क्षेत्र ये जो है शामिल देख सकते हैं हम। निम्नलिखित राज्यों में से जो है किसमें गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का निम्नतम प्रतिशत मिलता है? तो निम्नतम प्रतिशत कहाँ मिलता है? सबसे ज्यादा कम जो है दिल्ली में मिलता है। ठीक है, निम्न कथनों पर यहाँ पे विचार करना है और सही चुनाव करना। तो कथन क्या दिया है? मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है, सही है। कारण उसके प्रमुख लक्षण अत्यधिक बाल मृत्यु दर एवं कुपोषण है, तो ये भी सही है। यानी कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। तो ये आपको ए नंबर का राइट आंसर देख सकते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? तो यहाँ देखिए IRDP सही है, ट्राइसेम भी सही है, NREP ठीक है ये भी सही है। मतलब IRDP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि 2 अक्टूबर 1980 को लागू किया गया था। ट्राइसेम की अगर बात करें, ट्राइसेम जो है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये 15 अगस्त 1979 को चालू हुआ था। और NRP की बात करें, NRP जो है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जो कि अक्टूबर 1980 में प्रारंभ किया गया था। सबका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था। मतलब यहाँ पे उपरोक्त सभी राइट आंसर आएगा। गरीबी उपशमन पर दक्षेस यानी सार्क जिसे बोलते हैं, इसकी मंत्री स्तरीय सभा हुई थी। तो यहाँ मंत्री स्तरीय सभा कब हुई थी? देखिए यहाँ पे इस्लामाबाद में हुई थी और 7 से 9 अप्रैल 2002 के मध्य पाकिस्तान के इस्लामाबाद में गरीबी उपशमन व दक्षेस की मंत्री स्तरीय सभा यहाँ देख सकते हैं। और वर्ष 2019 की बात करते हैं तो इसको जो है न्यूयॉर्क में सार्क देशों की बैठक हुई, जिसमें विदेश मंत्री S जयशंकर उपस्थित रहे। भारतीय योजना आयोग के अनुसार निम्न में से कौन से जो है गरीबी रेखा निर्धारण के लिए सही कथन है? तो यहाँ देखिए सही कथन क्या है? नगरीय क्षेत्र में प्रति व्यक्ति जो है 32 रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से अगर है तो यहाँ पर देखिए जो है गरीबी रेखा के कथन के अनुसार सही कथन माना जाता है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो देखिए निर्धनता के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है? देखिए अपर्याप्त समृद्धि है, तीव्र जनसंख्या वृद्धि भी है, बेरोजगारी भी है, परंतु बढ़ता निवेश यहाँ पे इसके अंतर्गत उत्तरदायी नहीं माना जाएगा। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े प्रकाशित करता है तो NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसे राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय बोला जाता है, तो ये इसके जो आंकड़े प्रदर्शित करता है। भारत में गरीबी निवारण के लिए निम्न में से जो है सर्वप्रथम किस कार्यक्रम को अपनाया गया था? तो अंत्योदय कार्यक्रम को यहाँ पे अपनाया गया था। ठीक है, सबसे अति नीचे लोगों को यहाँ पे उदय करना इसका मुख्य कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये 2016 में हुई, ये हमने देखे थे। ठीक है, बेरोजगारी का प्रकार है तो बेरोजगारी के प्रकार की अगर बात करें, शहरी है, ग्रामीण है, संरचनात्मक, तीनों उपयुक्त तीनों यहाँ पे बेरोजगारी के प्रकार के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ कब किया गया था? तो वर्ष 1999 में इसका आरंभ किया गया था। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत 1982 में हुई थी, यानी बी नंबर का राइट आंसर है। इसके अंतर्गत 20 लक्ष्य यहाँ निर्धारित किए गए थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये तो थे हमारे कुछ क्वेश्चन और ओवरव्यू था। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, और यदि कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। आप टेलीग्राम चैनल, ग्रुप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।